आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक हमारा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, 7th 8th में हमने इसको पढ़ा है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। देखो मैं थोड़ा इस सब चीज़ों को जल्दी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी आनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने सबको लिख के रखा है। थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपने थ्योरम्स पे आएंगे। 9th क्लास में हमें सबका ये जितनी बातें मैं अभी बोलूँगा ये सब मैं प्रूफ करके बताऊँगा। तो देखो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या? तो ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मैंने यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना करके दिखाया भी है, ABCD चारों को अगर ज्वाइन करोगे तो एक क्लोज फिगर बना, दैट इज पॉलीगॉन, और 4 साइड है इसीलिए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। आप देख सकते हो 1 2 3 4 साइड्स है, 4 एंगल भी बन रहे हैं, और अभी सी बात जहाँ जहाँ वर्टेक्स है वहाँ एंगल बना हुआ। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक बातें हैं। इसके बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो इसके टाइप्स अगर देखो, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, इतने हमें आने चाहिए। बेसिक जो इतने क्वाड्रिलेटरल्स हैं इसके टाइप हैं। तो कौन कैसा होता है उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के बारे में समझते हैं। देखो स्क्वायर का मैंने एक डायग्राम बनाया, ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पे ये एक डायगोनल है, मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, बट ये पूरा एक डायगोनल है BD और ये डायगोनल है AC। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ होंगी ये यहाँ पे मैंने लिखा है। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। जितने भी साइड्स दिख रहे हैं सब आपस में इक्वल है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की ओर लेके जाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा भी, देखो AB BC CD DA सब आपस में इक्वल है। दूसरा, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हो मैं सिर्फ एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल A सब की बात करूँ, सब 90 डिग्री है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, मतलब BD इज इक्वल टू AC। BD एक डायगोनल है, AC दूसरा डायगोनल है, वो दोनों आपस में इक्वल है। तीसरी बात, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ के बाद मैंने लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब गौर से देखो, यहाँ 1 2 3 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। किसके वजह से? जहाँ डायगोनल मीट कर रहे हैं वहाँ पे 4 90 डिग्री बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखो एंगल DOA ये वाला एंगल, एंगल BOA ये वाला एंगल, एंगल BOC ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको COB भी लिख सकते हैं ना, इसलिए लिखा है। एंगल COD 4 एंगल है, आपको पता है इसको कैसे लिखना होता है, इस तरह से, और सबके सब क्या है 90 डिग्री। उसके बाद मैंने बोला है कि ये डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो OB होगा वो OB यहाँ पे है वही OD होगा, जो OA है वो OC होगा। मैं आगे करके प्रूफ करके बताऊँगा रियल में ये चारों इक्वल होते हैं। आप समझ भी सकते हो, BD इज इक्वल टू AC है, तो उसको अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं तो BD/2 क्या आएगा, OD और OB। और इसी तरह से ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ कि BD और AC इक्वल है, BD इक्वल टू AC, तो BD/2 करोगे तो AC/2, तो BD/2 क्या आएगा, BD/2 या तो OB आएगा या OD आएगा, तो OB इक्वल टू OD हो सकता है। ये इक्वल टू AC/2 करोगे तो क्या होगा, OA आएगा या OC आएगा। तो देखो आपस में चारों इक्वल है, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चारों आपस में इक्वल है। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैं जब ज्योमेट्री में प्रूफ करूँगा ना, वहाँ पे ये सब मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको आना चाहिए। ये इतनी सारी बातें ज्योमेट्रिकली हमें प्रूफ में हेल्प करेंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने एरिया भी लिख दिया है थोड़ा सा, कि ये सब आइडिया मेंसुरेशन के समय आएगा। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। जनरली इस चैप्टर में मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने स्क्वायर का यहाँ पे स्पेस था तो लिख दिया 4 इंटू साइड। और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू A मतलब यहाँ पे दिया रहा था तो उसकी जगह पे मैंने साइड लिखा, साइड का वैल्यू जो भी होगा। तो ये चीज़ें स्क्वायर के बारे में, इतनी बातें आपको स्क्वायर के बारे में पता होनी चाहिए जब भी आप ज्योमेट्री में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो। जब से ही हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है वैसे ही जल्दी से हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा रोम्बस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी एक मैं फिगर लेके आ रहा हूँ, दैट इज रोम्बस। जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो रोम्बस को, रोम्बस आपके स्क्रीन पे आ गया। देखो रोम्बस के बारे में भी क्या लिखा है मैंने, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ भी वही चीज़ है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। पहली बात, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब यहाँ पे AD पैरेलल BC के है एंड AB पैरेलल CD के है। देख सकते हो AB और CD आपस में पैरेलल है,
AD और BC आपस में पैरेलल है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये जो एंगल है ये और ये इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक लिखा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जैसे स्क्वायर में हो रहा था वैसे यहाँ पे भी 4 एंगल जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल AOB या BOA, जो लिखना है एंगल BOA लिख दिया मान लो मैंने, इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू COD। ये सब के सब क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ इस सब चीज़ें बेसिक, इसको हम लोग यूज करेंगे प्रूफ में, तो ये यहाँ पे इसका मतलब है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, किसी भी दो एंगल को सम करो, किसी भी दो एंगल को, वो सम होगा कितना 180 डिग्री। मतलब जैसे एंगल B प्लस एंगल C करता हूँ तब पर भी 180 डिग्री आएगा। अगर मैं एंगल C प्लस एंगल D करता हूँ तब पर भी 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल B, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल भी मैं समझा देता हूँ, वो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो अल्टरनेट एंगल देखो कैसे बन रहा है। अगर AD पैरेलल BC है, मैंने यहाँ पे बताया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे मैं ये भी चीज़ लिख के दिया हूँ आपको। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सपोज AD पैरेलल है BC, गौर से देखो AD पैरेलल है BC, तो यहाँ पे एक BD ट्रांसवर्सल बन रहा है और AC भी ट्रांसवर्सल बन रहा है। तुम इसको इधर तरफ से भी देख सकते हो, DC पैरेलल है। मैं एक लाइन लिख के देता हूँ, AD पैरेलल BC लेकर के मैं बोलता हूँ कि BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ये वाला एंगल है, यहाँ से यहाँ तक मैं मानता हूँ 1 है और यहाँ से यहाँ तक का मानता हूँ 2 है। यहाँ मान लो 3 है और यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे मान लो 5 है, ये वाला ये 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 8 है। तो अब देखो इसके केस में अगर AD पैरेलल मैंने BC लिया है और BD को ट्रांसवर्सल लिया है, तो देखो यहाँ पे एक Z बन जाएगा, ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 6 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। अल्टरनेट एंगल है ये, मैंने लिखा है ऑलरेडी अल्टरनेट एंगल। और ऐसे मैं चाहूँ तो पूरा लिख सकता हूँ, लेकिन आप ये खुद से भी कर सकते हो। एंगल 3 इसी तरह से क्या होगा, देखो अगर ये AD और BC पैरेलल है तो इस केस में जब AC ट्रांसवर्सल होगा तो Z ऐसे बनेगा। सेम चीज़ में BD के जगह पर अगर AC ट्रांसवर्सल है, व्हेन AC इज ट्रांसवर्सल, गौर से देखो अगर AC ट्रांसवर्सल है तो अब क्या हो जाएगा, इसकी तरह से Z ऐसे बनेगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 लिखना पड़ेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से तुम इन दोनों के साथ भी कर सकते हो, तो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, यहाँ से कर लेना, क्योंकि ये इसी में बताऊँगा तो इसी में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला जाएगा। तो ऐसे आप AB और CD को पैरेलल करके एक बार इसको ट्रांसवर्सल लिखोगे तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से Z ऐसे बनेगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 आएगा। और जब इसी को ऐसे लेकर करके ये बला लोगे यहाँ से, तो यहाँ से 7 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। इस पर थोड़ा सोचना, डाउट होगा तो पूछ लेना। तो ये हम लोगों को रोम्बस के बारे में इतना पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो रेक्टेंगल के पास आते हैं। रेक्टेंगल में क्या पढ़ना है, तो रेक्टेंगल के बारे में वैसे ही जैसा स्क्वायर था, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। ये वाला इक्वल है इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी 4 एंगल बनते हैं, चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं। यहाँ का डायगोनल बाइसेक्ट करता है सिंपली, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, बस इतना याद रखना। और यहाँ भी ये चारों आपस में इक्वल होंगे, वो हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो क्या लिखता हूँ मैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, बता दिया आपको, ये इक्वल लेंथ में है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल भी हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, आप देख सकते हो चारों 90 डिग्री है, ठीक है। ये सब थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ये समझ सकते हो। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि AC इज इक्वल टू BD है। हाँ, अगर AC इक्वल टू BD है तो मैं AC/2 इज इक्वल टू BD/2 भी लिख सकता हूँ। देखो AC का आधा होगा OA या OC, तो मैं लिख सकता हूँ OA इक्वल टू OC इक्वल टू BD/2 करेंगे अगर, तो या तो OD लिख सकते हैं या OB लिख सकते हैं। इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB,
तो मैंने पहले ही बताया था ये चारों आपस में रियल में यहाँ पे स्क्वायर में और रेक्टेंगल में ये चारों इक्वल होते हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी में यूज होगा, वहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायगोनल यहाँ पे भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। मैं बोल रहा हूँ ये चारों इक्वल है, ये यहाँ से समझ सकते हो। जब दोनों इक्वल है तो दोनों का आधा इक्वल होगा, तो आधा में इसको लो या इसको लो, मैंने ये लिखा, और फिर इसके आधा में या तो इसको लो या इसको, तो पता चला कि चारों इक्वल हो गए। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो रेक्टेंगल के बारे में फिर से वही बात, यहाँ पे भी हम लोग क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे 90 डिग्री ये नहीं होता है, कन्फ्यूज मत हो जाना। ये सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर के केस में होता है, यहाँ पे नहीं होगा और पैरेललोग्राम में भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है रेक्टेंगल के बारे में। स्क्रीन को पॉज करके चीज़ों को लिख सकते हो, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो इस तरह से देखो एक साथ पूरा प्रॉपर्टीज़, अगर पहले रोम्बस का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास रेक्टेंगल के बारे में जो बताया वो चीज़ें लिखो, ये सब आना चाहिए। अगर एरिया के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका एरिया भी अगर सिर्फ एक एरिया टर्म लिखें तो इसका एरिया, रोम्बस का एरिया, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, इसका एरिया होता है एरिया इजकल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इसको बोलेंगे। और पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4 इंटू साइड, ये चीज़ याद रखो। अगर रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हो तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू LENGTH, लेंथ लिखते हैं, इंटू ब्रेड्थ। ये जानना नहीं है यहाँ पे, बट थोड़ा सा जान लो, अगर वहाँ बताया है तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B, ये आप करते आ रहे हो बचपन से, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और डायगोनल निकालना होगा, तो डायगोनल यहाँ पे अगर मान लो ये L है और ये B है, तो याद रखना डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर यहाँ पे याद रखोगे तो अच्छा है, तुम्हें ही हेल्प होगा। तो इस तरह से हमें मेंसुरेशन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये था बच्चों रेक्टेंगल, ये था आपका रोम्बस। मैं थोड़ा देर के लिए रख रहा हूँ कि अगर चाहो तो पॉज करके इसको लिख सकते हो। चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत समझा भी रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग और दूसरे फिगर्स के बारे में चलते हैं। तो अगला हमारा जो फिगर है वो है पैरेललोग्राम। ज़रा पैरेललोग्राम और ट्रापेजियम के बारे में भी भर लेते हैं। देखो मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना के रखा है, थोड़ा जल्दी से समझ लो। यहाँ क्या लिखा है मैंने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे एंड पैरेलल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल भी BC है। एंड इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि AB पैरेलल किसके साथ है, CD के साथ है, और AB इक्वल टू CD भी है। ये पहली बात, दो बातों का मतलब है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ भी वही चीज़ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंड साथ में एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D होगा। ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है। दूसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये दोनों इक्वल होगा, और ये यहाँ पे न तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है और नहीं ये चारों इक्वल होगा, क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो AC इक्वल टू BD नहीं लिख सकता, लेकिन इतना ले सकता हूँ कि OA इज इक्वल टू OC, एंड साथ में OB इक्वल्स टू OD। ये याद रखना, ये पैरेललोग्राम के केस में होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता है। और फिर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री यहाँ भी होता है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। और वो जो अल्टरनेट वाला पार्ट है वही 1 2 3 4, अगर मान लो 5 6 7 8, तो जैसा मैंने रोम्बस में बताया है वो यहाँ भी बता सकते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो ये बनेगा ट्रांसवर्सल। तो देखो इस तरह का जेड बनेगा, ऐसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग सोचना यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे जेड बनाओगे तो ऐसे भी जेड बन सकता है उल्टा वाला, तो यहाँ से एंगल 7 इक्वल टू एंगल 4 आएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ से ऐसे जेड बनेगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। और अगर ऐसे यहाँ पे जेड बना, हाँ ये हो गया। यहाँ पे मुझे अगर ऐसे जेड बनाना उल्टा तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये सब अल्टरनेट एंगल है। क्यों है आप दिमाग लगाओ, अपने आप समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकते हो। अल्टरनेट एंगल मैं एक बता भी दे रहा हूँ,
इसके रीजन क्या है, देखो यहाँ लिखा है भी AD पैरेलल BC, मैंने यहाँ लिखा है AD पैरेलल BC, इसी को यूज़ कर लेते हैं। और अगर AD पैरेलल BC है, इसके साथ मैंने यहाँ पे BD को ट्रांसवर्सल लिया है, यहाँ पे BD ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, तो BD ट्रांसवर्सल है तो देखो ऐसे बनेगा Z 1 = 5, इसीलिए लिखा है। और जब यहाँ से AC ट्रांसवर्सल कर लोगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जब AC ट्रांसवर्सल होगा तो देखो ऐसे Z बनेगा ऐसे, तो 7 = 4, ऐसे तुम इस पर भी सोच सकते हो। और किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का, जैसे मैंने लिखा एंगल B प्लस एंगल C, तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। और अगर मैंने लिखा एंगल C प्लस एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D, तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ऐसे मैं एंगल D प्लस एंगल A लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B लिख सकता हूँ। मैंने 2 लिखा है, 2 आप अपने से लिखो। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में इतनी बातें आपको पता होंगी, तो आपको जब यही सब चीज़ें हम आपको आगे जाके प्रूफ करके भी दिखाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट ये सिर्फ बेसिक है क्लास 8th का जो आपको याद दिलाता रहा हूँ। अभी आ जाते हैं ट्राइपीजियम को। देखो यहाँ पे ट्राइपीजियम मैंने 2 बनाए हैं। ये एक नॉर्मल ट्राइपीजियम है, और यहाँ पे गौर से देखो ये आइसोसेलेस ट्राइपीजियम, ये दोनों इक्वल है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। यहाँ पे AD पैरेलल BC है, AD पैरेलल BC है, यहाँ भी AD पैरेलल BC है। देखो इन ट्राइपीजियम 1 अपोजिट पेयर इज पैरेलल, ये होता है। अगर वो पैरेलल कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी हो सकता है अपोजिट पेयर। तो आप बोलोगे कि रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब ट्राइपीजियम है क्या? हाँ, सब ट्राइपीजियम है। वो ट्राइपीजियम का स्पेशल केस है, तो उतना उधर नहीं जाते हैं। इन जनरल अगर आप ट्राइपीजियम देखोगे तो एक पेयर पैरेलल दिया रहेगा और ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ट्राइपीजियम में 1 अपोजिट पेयर क्या होता है? पैरेलल, जैसा मैंने बनाया। और अगर ऐसा होगा तो ये एडजेसेंट एंगल्स, सारे नहीं, ये दोनों वाले, मतलब एंगल A प्लस एंगल B = 180 डिग्री बनेगा। और इसी तरह से एंगल C प्लस एंगल D, ये यहाँ पे एंगल C प्लस एंगल D, ये 180 डिग्री बनेगा। ये समझ के रखो। और जब आइसोसेलेस ट्राइपीजियम होता है स्पेशल, मतलब उस केस में 1 पेयर तो पैरेलल है और दूसरा पेयर आपस में इक्वल होगा। मैंने लिखा है देखो AD पैरेलल BC, और दूसरा पेयर जो है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है, वो इक्वल है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। उस केस में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल A = एंगल D। और इसी तरह से एंगल B और एंगल C इक्वल होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको याद रखोगे। ट्राइपीजियम के बारे में बस इतना ही पढ़ते हैं, आगे जब ज़रूरत पड़ेगा तो ट्राइपीजियम में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, बस इतना चीज़ें आपको याद रखना है। हमारे काम के लिए इतना ही चीज़ें हैं, बाकी जब से प्रूफ करने के लिए आएंगे तो वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद, इसको हटाने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा देखा जाए तो काइट तो पढ़ना नहीं है, लेकिन काइट के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखो, काइट क्या होता है। क्योंकि ये अगर मान लो कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ गए तो वहाँ पर बता सकते हो। मैंने देखो यहाँ पर एक फिगर बनाया है काइट। काइट गौर से देखो, इधर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा 2 मार्क किया है मैंने, और इधर 3 मार्क किया है। तो इसमें ये दोनों थोड़ा बड़े साइड से और ये दोनों छोटे साइड से, तो यहाँ पे छोटे हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 साइड्स जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जहाँ पे अनइक्वल साइड मीट करते हैं, ये वाला साइड और ये साइड अनइक्वल है, और ये दोनों साइड अनइक्वल है। तो ये जो एंगल बना, मतलब यहाँ मैं बोलूँगा एंगल A = एंगल B। पहला पॉइंट का मतलब ये है, पहला इन्फॉर्मेशन से लिखा है द 2 एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट। ठीक है, उसके बाद लिखा है हेयर ए पेयर ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विद ए कॉमन बेस इज फॉर्म। अब देखो गौर से, इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को मैं गौर से दिखाता हूँ। ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ये वाला कॉमन बेस ये है, इसके बारे में देखो, है ना, गौर से देखना। यहाँ पे ये इक्वल है दोनों में, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, क्योंकि ये होता है कि जो लॉन्गर डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो तीनों यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे ऐसे कन्ग्रुएंट हो जाएगा। गौर से देखो, यहाँ पे अगर मैं नाम O दे दूँ तो AOC और BOC कन्ग्रुएंट होगा। रीजन में बताऊँ, ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है, और ये दोनों भी इक्वल है, तो ऐसे। तो ये यहाँ से मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल AOC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो इसको आप याद रखोगे, वैसे ही बस नॉलेज के लिए। तीसरा बात मैंने लिखा है डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आप देख रहे हो ये सब 90 होगा, तो इसमें जानने की कोई बात नहीं अलग से। यहाँ पे 2 डायगोनल, एक लॉन्गर है और एक स्मॉलर है। तो जो लॉन्गर डायगोनल है वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। मतलब इसमें जो ये पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये लिखना चाह रहा है कि OA = OB होगा। ये जो DC दिख रहा है ना तुमको, DC बड़ा डायगोनल है,
तो DC जो है छोटे डायगोनल AB को बाइसेक्ट करता है। ये बाइसेक्ट नहीं होता है बड़ा वाला, छोटा वाला बाइसेक्ट होता है, सिर्फ एक ही बाइसेक्ट होता है, OA = OB। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, ये अपोजिट पेयर वाला अपोजिट एंगल, ये दोनों जहाँ पे नॉन इक्वल साइड्स मिलते हैं, मतलब अनइक्वल साइड्स मिलते हैं, वो दोनों एंगल जो बनता है वो इक्वल है। ये बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लॉन्गर डायगोनल, इसको मिलते हैं मेन। और अगर इन मेन डायगोनल के अराउंड इन दोनों को फोल्ड करोगे तो दोनों फोल्ड हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा दिख गया मेरा डायग्राम में, बट ये दोनों फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ए काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मेन डायगोनल। समझ में आएगी बात? तो काइट के बारे में जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे मैंने चीज़ समझाया है, डायग्राम के अंदर देखो, चीज़ें समझ में आएंगी। ये इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार देखो। किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट होगा, कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट तुम खुद से लगा के देखो, SSS लग रहा है, किसी के मन में आएगा राइट एंगल है तो RHS भी लगा सकता है। तो किसी का यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। तो तुम कोई लोग साइड एंगल साइड भी लग रहा है, सब चल रहा है यहाँ पे। तो लेकिन ये चीज़ का समझना है कि कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये चीज़ हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे भी ये देखोगे तो यहाँ पे लगेगा ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ दिमाग लगाओ। और फिर उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन साइड है और ये दोनों इक्वल है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 पेयर लिखा था, बाद में हटा दिया, लेकिन ये पेयर मतलब एक पेयर यहाँ से है और एक पेयर यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दिमाग लगाना है ना। यहाँ पे एक का मतलब जगह पे 2 भी लिख सकते हो, है ना। पेयर ऑफ लिख सकता हूँ सीधे, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विद ए कॉमन बेस। तो इस केस में यहाँ पे देखोगे तो ये कॉमन आ जाएगा, ये 90-90 है यहाँ पे, ये दोनों का इक्वल है, तो देखो RHS भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझो। फिर मुझे कोई डाउट है तो पूछना। काइट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस क्लास, बट नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो अगली क्लास में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे। आज इतना ही।